आज हम नंद किशोराचार्य द्वारा रचित नाटक हस्तिनापुर की तात्विक समीक्षा किस प्रकार से की जाती है उसकी बात करेंगे। हमने इससे पहले नाटक की जो कथा वस्तु है उसको मैंने संक्षेप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर समझाने का प्रयास किया है कि ये जो नाटक है, जो हस्तिनापुर महाभारत कालीन जितने भी पात्र थे उन पात्रों को लेकर के ही रचा गया है, लेकिन उसमें से एक कुछ अलग हट करके मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको स्पष्ट करने का प्रयास जो है वो किया गया है। नाटककार ने महाभारत की जो कथा है उसको नहीं दोहराया, बल्कि उससे ही एक विशिष्ट प्रसंग को उसने लिया है कि किस प्रकार से जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ है या उससे पहले की जो कथा चली आ रही है उसके अंदर किस प्रकार के जो नारी है उसकी दशा का किस प्रकार से शोचनीय स्थितियों से उसे गुजरना पड़ा है, उन सब का चित्रण इसके अंदर किया गया है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जब हम किसी भी नाटक की समीक्षा करते हैं तो उसके जो तत्व हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम उसके अंदर आता है कथा वस्तु या जिसे हम कथानक भी कह देते हैं, और दूसरा आता है पात्र या चरित्र चित्रण, जितने भी पात्र आए हैं उनका चारित्रिक विकास किस तरह से हुआ है। तीसरा होता है संवाद अथवा कथोपकथन। कथोपकथन का अर्थ होता है कथन के उपरांत कहा जाने वाला कथन। चौथा बिंदु है देश काल और वातावरण, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि किस समय में उसकी रचना की जा रही है। फिर भाषा शैली, उसके बाद आता है कि शीर्षक की सार्थकता क्या है या उसका औचित्य क्या है, जो शीर्षक दिया गया है क्या वो सार्थक है या नहीं है। उसके बाद अभिनेता जो है नाटक एकांकी के अंदर, ये भी एक तत्व है। अभिनेता की क्योंकि नाटक जो हैं वो अभिनय करके दिखाए जाते हैं, इसलिए इस बिंदु के आधार पर नाटक का जो लिखा जाना है वो उसकी सफलता तय करता है। और अंतिम बिंदु है उद्देश्य, क्योंकि किसी भी रचना का जो लिखा जाना है, जो प्रस्तुत करना है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है कि वो क्या कहना चाहता है, वो समाज के लिए हमारे लिए किस प्रकार से सार्थक हो सकता है, ये उद्देश्य के अंदर स्पष्ट होता है। आज हम कथानक की बात करेंगे और कुछ चरणों के अंदर बांट करके हम इस पूरे को नाटक के आधार पर इसे देखेंगे। तो सबसे पहला आता है कि कथा वस्तु क्या है, इसकी कथानक क्या है। ये जो नाटक है इसकी जो कथा वस्तु है वो केंद्रीय पात्र के रूप में भीष्म और शुभा को लेकर के जो है लिखी गई है। शुभा जो है विदुर की माँ है और भीष्म जो कि आजन्म ब्रह्मचारी रहने के कारण इसके अंदर या महाभारत काल के अंदर वो प्रसिद्ध रहे हैं। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो शुभा है, जो नाटक जहाँ से प्रारंभ होता है वो ये है कि जब कौरवों और पांडवों के युद्ध के अंदर कौरव हार जाते हैं तो धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पूरे कुरु वंश को लेकर के वनगमन की तैयारी कर रहे होते हैं। जब वनगमन की तैयारी कर रहे हैं तो विदुर भी उनके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि पूरा समय वो उन्होंने अपना जीवन जो है कौरवों के साथ व्यतीत किया है। लेकिन विदुर की माँ जो है शुभा, वो कुरुवंशियों के साथ नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि उसने अब तक उस समय की प्रतीक्षा की है जब हस्तिनापुर कुरुवंश से मुक्त हो जाएगा, और कुरुवंश से मुक्त इस हस्तिनापुर में ही मैं रहूँगी। इसके अंदर नाटक के अंदर जो समस्याएं मैंने पहले भी बात की थी उभर कर आई हैं कि इसके अंदर नारी स्वतंत्रता की जो भावना है उसको दिखाया गया है, और दूसरी ओर जो भीष्म की महानता के गुण गाए जाते हैं कि वो आजन्म ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने कौरवों का साथ दिया और राज्य की कभी इच्छा नहीं की।
लेकिन जो मानवीय दुर्बलताएं थी उनके अंदर भी उसी प्रकार की रहीं, जिसका यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से भीष्म जो हैं अम्बालिका इनका जो है हरण करके लाते हैं ताकि जो कुरु वंश है वो आगे बढ़ सके। तो वो जो हरण करके लाई गई नारियां हैं उनकी जो वेदना है उसका चित्रण इसके अंदर किया गया है। सबसे जो केंद्रीय पात्र के रूप में उभर कर आई हैं वो हैं शुभा हैं, जो कि अपने तर्कों के माध्यम से जो सही गलत है उसको देखती हैं और उसे स्पष्ट करने का प्रयास उसने यहाँ पर किया है। इस प्रकार ये जो नाटक है हस्तिनापुर, इसका जो कथानक है, सारी जो कथा है वो शुभा के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसी कारण नाटक जो है वो अपने उस केंद्रीय पात्र के कारण अधिक चर्चित रहा है। और यहाँ पर यह भी दिखाया है कि भीष्म ने किस प्रकार से सब बातों को छोड़ करके किस प्रकार धृतराष्ट्र को राजा बना दिया था, और जब कि वहाँ पर उससे अधिक विद्वान जो है वो मौजूद थे, लेकिन कुछ वर्ण व्यवस्था में बंधे होने के कारण या कुछ अन्य कारण रहे होंगे जिनके कारण उन्होंने अन्य किसी भी, जैसे विदुर भी राजा बनने के काबिल था, लेकिन वो उसे वर्ण के आधार पर कि वो राजा नहीं हो सकता, ये भीष्म के द्वारा नहीं माना गया। अब उन सारी बातों को जो नाटककार ने है आधुनिक रूप में चित्रित किया है कि अगर उस समय इस प्रकार के निर्णय लिए जाते तो शायद जो कथा का जो स्वरूप है वो कुछ और हो सकता था। अगला जो है वो है पात्र या चरित्र चित्रण। अब इसके अंदर जो पात्र हैं पुरुष पात्र और स्त्री पात्र। पुरुष पात्रों के अंदर यहाँ पर भीष्म हैं, व्यास हैं, विदुर हैं, धृतराष्ट्र, भीम, जितने भी कुरु वंश के या पांडव वंश के जितने भी उनके पुत्र हैं वो सब के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन मुख्य पात्रों के अंदर जो नाम आ रहे हैं वो व्यास, विदुर और भीष्म का नाम आता है। क्योंकि जो नाटक की कथा वस्तु जितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है उसी प्रकार जो चरित्र चित्रण है या पात्र हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये कथा को आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार जो स्त्री पात्र हैं उनके अंदर सत्यवती का नाम दिया गया है, अंबिका है, अम्बालिका है, कुंती है, इनके नाम जो हैं प्रमुख रूप से सामने आते हैं। पुरुष पात्रों के अंदर भीष्म जो हैं वो प्रमुख सामने आए हैं, लेकिन फिर भी वो केंद्रीय पात्र नहीं बन पाए हैं, क्योंकि शुभा का जो चरित्र है वो अधिक उभर कर सामने आया है। वो अपने तर्कों के माध्यम से उन सारी घटनाओं का वो विश्लेषण करती है। और बीच बीच में कुंती का चित्रण है, जिसको कुंती के द्वारा से बात करते हुए उसके विचार जो हैं प्रकट होते रहते हैं। अम्बालिका, उनके मनोभावों को इसके अंदर स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी इस वेदना को झेला है। इस नाटक के अंदर जो पात्र हैं सीमित संख्या में दिखाई देते हैं, क्योंकि नाटक जो होते हैं अभिनय के द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं और जो पाठक है वो लगातार उसके साथ जुड़ा रहता है। इस प्रकार यहाँ पर जितने दो चरित्र उभर कर सामने आए हैं वो दोनों पात्रों को अगर हम क्रमानुसार देखते हैं, उनकी विशेषताओं को देखते हैं, तो शुभा का जो चरित्र है वो अधिक उभर कर सामने आता है, क्योंकि वो उस समय की जितनी भी नारियां हैं जिनकी पीड़ा को सभी ने नज़रअंदाज किया था उसको वो सामने लाई है। अगले वीडियो के अंदर हम संवाद अथवा कथोपकथन से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।